Good morning everyone. My name is Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science, Government JYCG College Raipur. This is my 6th video lecture for PGDCA first semester Programming in C language, Unit 3 Arrays and Pointers. In this video, I have covered this content: pointer and arrays, pointer pointing to a function, pointer and function, constant pointer, and the last, advantages and disadvantages of pointers. The first point is pointers and arrays. जैसा कि हमने पहले भी एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एरे के जो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम उनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज का यूज करते हैं. एरे के एलिमेंट को इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू एक्सेस करते थे पहले. यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम ले लिया है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने 5 साइज का एक इंटीजर एरे लिया हुआ है जिसमें 5 वैल्यूज हैं. आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. और एक इंटीजर पॉइंटर मैंने लिया है p. अब यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू a. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे p कोई वेरिएबल को स्टोर नहीं कर रहा, के एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहा है या किसी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर रहा है. ये a दैट मीन्स एरे का नेम है और एरेज नेम जो होता है वो खुद भी एक पॉइंटर होता है. The name of the array is also a pointer pointing to a first element of array. तो ये खुद भी एक पॉइंटर टाइप का होता है. एरे का नेम जो है वो एक पॉइंटर होता है जो अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है. इसको आप इस तरह से भी इसका नोटेशन लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू एम% ऑफ a ऑफ 0. इससे आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि m% a ऑफ 0 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है a ऑफ 0. तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस m% लगा दिया, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो कि p स्टोर कर रहा है. तो ये वाला नोटेशन और ये वाला नोटेशन दोनों ही सेम होता है. आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने एक printf मैसेज दिया हुआ है जो एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेगा. यहाँ पे हमने लूप चला दिया है 5 एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, 0 to less than 5. तो a ऑफ 0 पोजीशन, a ऑफ 1 पोजीशन, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, 5 एलिमेंट्स जो उनकी इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है वो हमने इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग लूप चला लिया है. लेकिन हम इनको इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं, पॉइंटर के थ्रू इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे. देखते हैं कैसे. यहाँ पे हमने दिया है printf %d p और p के आगे लगा है स्टार. तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको जो स्टार एस्ट्रिक जो ऑपरेटर है पॉइंटर, दो तरह से हम इसको यूज करते हैं. सबसे पहले तो इसको डिक्लेरेशन पर्पज से जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे स्टार लगाते हैं. और जब हम प्रिंट करते हैं तो जब भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे स्टार लगता है तो ये उसके एड्रेस को प्रिंट ना करके उस एड्रेस के अंदर रखे हुए वैल्यू को प्रिंट करता है. तो ये जो है वो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहलाता है. तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, वैल्यू प्रिंट होगा. उसके बाद नीचे में ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है जैसे कि मैंने बताया था p. तो p इज इक्वल टू, अभी फिलहाल के लिए वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया हुआ है तो ये 1 को प्रिंट करेगा. उसके बाद p++. अब चूंकि p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ये फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है तो p के अंदर एड्रेस है. अब जब भी हम, मैंने पॉइंटर अरिथमेटिक भी आप लोगों को बताया है, तो जब भी p++ होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, ये उस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन को इंक्रीज करेगा. लोकेशन इंक्रीज होगा, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, उसका एड्रेस इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ पे p++ किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. तो इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है 16 बिट मेमोरी में, और 32 बिट मेमोरी में 4 बाइट का होता है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी है हमने लोकेशन इसको प्रिंट नहीं करवाया, आप चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं. तो जो भी इसका आपके सिस्टम का साइज होगा, प्रकार होगा, उसके अकॉर्डिंग ये उसका साइज इंक्रीज करेगा और वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा. क्योंकि आपको ये भी पता है कि एरे के जो वैल्यू हैं, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होता है. मतलब इनके बीच में जो गैपिंग है वो इनके साइज के अकॉर्डिंग गैपिंग होगी. अगर ये 101 लोकेशन पे स्टोर है तो ये 102 पे 103 पे होगा
ये 105 पे, 107 पे, 109 पे, 2 बाइट का डिफरेंस इनके बीच में होगा अगर 16 बिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉइंटर वेरिएबल भी 2 बाइट के सीक्वेंस में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर 1 प्रिंट हुआ है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा 2 बाइट का, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन अब मान लो 101 पे था पहले, तो 105 को अब पॉइंट करेगा, दैट मीन्स लोकेशन 2 को पॉइंट करेगा। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम हम एस्ट्रिक पी प्रिंट करेगा लूप के अंदर तो वो 2 प्रिंट होगा। इसी तरह से इंक्रीमेंट होगा 107 मान लो है इसका एड्रेस 3 का, तो 107 को पॉइंट करेगा। अब नेक्स्ट जब प्रिंट होगा तो 3 प्रिंट होगा, उसी तरह से 4 और 5। तो इस तरह से पॉइंटर एरे वर्क करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं आउटपुट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉइंटर टू फंक्शन इन सी। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंटर जो है वो फंक्शन को किस तरह से पॉइंट करता है। अभी तक हमने देखा है कि एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल को या दूसरे किसी पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे किसी फंक्शन को कैसे पॉइंट करता है पॉइंटर। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पे एडिशन इंटीजर रिटर्न करने वाला फंक्शन हमने लिया है, इसमें आर्गुमेंट नहीं है। अब हमने चूंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ये आप देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर टाइप का फंक्शन लिया हुआ है इंटीजर टाइप का। इंटीजर इसका डेटा टाइप है और एस्ट्रिक पी ऐसा लिखेंगे आप लोग ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे। अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट ये ब्रैकेट आपको मस्ट है लेना, क्योंकि इसको फंक्शन टाइप का हमको दिखाना है, इसलिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 2 ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब आप देखिए ptr ये फंक्शन वेरिएबल है, पॉइंटर फंक्शन वेरिएबल। इसमें हम m% ऑफ एडिशन जो फंक्शन का नाम है वो हम उसका एड्रेस को पॉइंट करवा देंगे। ptr जो पॉइंटर फंक्शन वेरिएबल है उसमें हम एडिशन के एड्रेस को स्टोर करा देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल जो है फंक्शन कॉलिंग परफॉर्म हो रहा है। ये रिजल्ट रिटर्न टाइप का है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। चूंकि आप जानते हैं फंक्शन में 3 तरह के फंक्शन कॉन्सेप्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेरेशन में सिर्फ उसका प्रोटोटाइप होता है, कॉलिंग में जो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, और डेफिनेशन में ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में ब्लॉक होती है जिसके अंदर हम जो भी एक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम ये फंक्शन यहाँ पे इस तरह से कॉल करेंगे। यहाँ पे अगेन हम एडिशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एडिशन का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा दिया ptr में। तो इसी तरह से हम इसको क्योंकि ये ptr ये इस एडिशन को ही पॉइंट आउट कर रहा है, एडिशन फंक्शन को ही पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको कॉल कर देंगे। अब जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वो अपने डेफिनेशन पोर्शन पे जंप कर जाता है। तो ये इस डेफिनेशन पोर्शन पे हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, एंटर 2 नंबर a एंड b, और रिटर्न करवा देंगे। जस्ट सिंपल एक एग्जांपल के लिए लिया है a प्लस b, रिटर्न a प्लस b। तो यहाँ पे रिटर्न होगा और इसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, द सम इज %d रिजल्ट। स्कैनफ और रिटर्न करा के उसको प्रिंट अप करा लिया है। तो यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप जैसे फंक्शन का जो डेफिनेशन पोर्शन है जैसे कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है रिटर्न हो जाएगी कॉलिंग पोर्शन पे, और कॉलिंग पोर्शन के नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आउटपुट आपका आएगा, एंटर 2 नंबर और उसका सम। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज फंक्शन एंड पॉइंटर। इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि किसी पॉइंटर को फंक्शन के थ्रू कैसे पास किया जाता है। मतलब
पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन में पास किया जाएगा या किसी पॉइंटर का किसी वेरिएबल का एड्रेस फंक्शन के थ्रू पास किया जाएगा। इसको कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। व्हाट इज फंक्शन एंड पॉइंटर कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब, या व्हाट इज हाउ टू पास पॉइंटर टू अ फंक्शन, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, कॉल बाय रेफरेंस, इन सी। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बेसिकली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉमन है बहुत एग्जाम पर्पज से, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इसी प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाली हूँ, इसी एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता दिए जा रही हूँ। अब एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी जब हम पास करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड जब अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, जैसा कि आप जानते हैं कॉल करते समय और जब डिफाइन करते समय जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू कोई परफॉर्म नहीं होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में इस तरह से बताती हूँ। कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। इसमें जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें आर्गुमेंट जो देते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस समय जब पैरामीटर यूज होता है सेम टाइप का ही होता है, सेम फॉर्मेट का ही होता है, लेकिन वो पैरामीटर आपका फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। जब हम कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू मतलब वैल्यू के थ्रू फंक्शन को कॉल करना या उनके वेरिएबल, किसी भी वैल्यू स्टोर्ड वेरिएबल, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरिएबल को पास करना। तो वेरिएबल पास करना या एक्चुअल वैल्यू को 10, 20 इस तरह से पास करना, ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। कॉल बाय वैल्यू मेथड में जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होते हैं। इसीलिए जब फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस होता है, उनके मेथड ब्लॉक में जो भी चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है एक्चुअल पैरामीटर में, क्योंकि उसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है और फॉर्मल पैरामीटर का डिफरेंट होता है। मतलब दोनों के एड्रेसेस भी डिफरेंट होंगे और दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट होंगे, इसलिए दोनों के जो भी वैल्यूज होंगे वो अपने अपने पोजीशंस पे ही रहेंगे और वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जब एक्चुअल पैरामीटर अप्लाई करने के बाद नीचे में जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं या उसमें जो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेन फंक्शन में भी अफेक्ट नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये मैंने फंक्शन लिया है स्वैपिंग का, इंट टाइप का, 2 आर्गूमेंट लिया, 2 पैरामीटर लिया है, इसमें 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब बिफोर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन हमने इस तरह से प्रिंट करवा लिया है, a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %d, a कॉमा b। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। स्वैप फंक्शन का नाम है, चूंकि वाइट टाइप का है इसलिए रिटर्न टाइप हम नहीं देंगे यहाँ पे। स्वैप a कॉमा b, यहाँ पे वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है उसके डेफिनेशन पोर्शन पे जंप करते हैं। तो जंप करने के बाद इसके इनसाइड जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल है और टेम्पररी वेरिएबल में ये इंट और a और b हमने जो पास किया है उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यू को, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। टेम्प में a रख दिया, फिर a ब्लैंक हो गया तो a के अंदर b स्टोर करा दिया। अब b ब्लैंक हो गया तो b में अगेन टेम्प की वैल्यू जो थी वो आ जाएगी। तो a के अंदर अब क्या आ गया 20 और b के अंदर आ गया 10। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन फंक्शन डेफिनेशन, ये a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %d, ये आपका जो पैरामीटर है, ये आपका जो आर्गुमेंट है वो फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। और ये जो कॉलिंग करते समय जो भी पैरामीटर दिया जाता है, आर्गुमेंट दिया जाता है, वो आपका एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट कहलाता है।
तो इस तरह से जब हम कोडिंग करेंगे तो हम जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर दोनों के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन अलोकेटेड है इन कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो इसमें जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वो इसके मेमोरी लोकेशन तक ही इसका लिमिटेशन रहेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब हम इसको प्रिंट कर आप उसके बाद नीचे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन ए और बी। तो इसको जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप इसका आउटपुट इस तरह से देख सकते हैं। इसको आप अपने सिस्टम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन फंक्शन के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो था वो चेंजेस होगा, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। लेकिन जब मेन में पहुंचे और मेन के नीचे जब हमने स्टेटमेंट दिया आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन, तो अगेन ये 10 ही रहेगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू 20 ही रहेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो भी चेंजेस है वो उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन मेन के अंदर नहीं जाएगा, मतलब एक्चुअल पैरामीटर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए जब हम नीचे में जो भी स्टेटमेंट दिए प्रिंट एफ करवाए तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। जो ऊपर का जो वैल्यू था ओरिजिनल उसका वैल्यू था वही आउटपुट के रूप में आया। अब कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू या वेरिएबल को पास नहीं करते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं कॉल करते समय। और यहाँ पे एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के लिए सेम मेमोरी एलोकेटेड होते हैं, सेम मेमोरी ब्लॉक होता है, यानी कि दोनों का एड्रेस सेम होता है। इसलिए जब भी फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मेमोरी ब्लॉक सेम है, तो वैल्यू भी उसी ब्लॉक के अंदर होगी और जो भी वैल्यू हम चेंजेस करेंगे वो दोनों के लिए होगा, कॉमन होगा। दैट मीन्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में जो चेंजेस हम करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में वो रिफ्लेक्ट होगी एक्चुअल पैरामीटर में, मतलब जो चेंजेस हम करेंगे वो आपको मेन में भी दिखाई देगा। इस तरह से सेम मैंने प्रोग्राम को पॉइंटर के थ्रू बना लिया है। यहाँ पे मैंने स्वैप फंक्शन लिया है वाइट टाइप का, जिसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल्स इसका आर्गुमेंट लिया है, प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, इसका डिक्लेरेशन पोर्शन है ये। मेन में हमने सेम a और b दो 10-20 वेरिएबल्स और उनके वैल्यूज ले लिए हैं। सेम हमने प्रिंटफ वैल्यू इन मेन करवा दिया है, प्रोग्राम सेम है। यहाँ पे आप कॉलिंग देखिए, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है वो पॉइंटर टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे वेरिएबल a और b के। a और b वेरिएबल पास नहीं करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल a और b के एड्रेसेस पास करेंगे। तो M% लगाएंगे दोनों में, M%a, M%b। अब यहाँ पे अगेन मैसेज दे देंगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन। देखते हैं अब क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, आप जानते हैं ये जंप करता है डेफिनेशन पोर्शन पे। तो यहाँ पे एड्रेस पास हुआ है, तो पॉइंटर वेरिएबल हमको यहाँ पे लेना है जो कि उसको एक्सेप्ट करे। एड्रेसेस को एक्सेप्ट करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमने इसका आर्गुमेंट लिया है पॉइंटर टाइप का। ये a और b नाम का ही वेरिएबल लिया है। आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, x y इस तरह से ले सकते हैं। तो स्टार a और स्टार b, पॉइंटर a पॉइंटर b। तो सेम कॉन्सेप्ट को हमने, ये एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट है। इंट टेम्पररी वेरिएबल टेम्प लिया है, टेम्प के अंदर स्टार p मतलब वैल्यू ऑफ a स्टोर हो जाएगा टेम्प के अंदर। स्टार अब a जो वेरिएबल है वो खाली हो गया, तो उसके अंदर हमने एस्ट्रिक b मतलब b एड्रेस के अंदर b के अंदर रखे हुए एड्रेस की वैल्यू a में चला जाएगा। तो a अब b खाली हो गया, a में वैल्यू आ गया, तो b के अंदर टेम्प की वैल्यू अगेन हम स्टोर करा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज हो गई, a के अंदर 20 आ गया, b के अंदर 10 आ गया। अब इसको अगेन हम प्रिंट करा देंगे। अब देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप खुद भी रन करा के देख सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू इन मेन a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू इन फंक्शन ब्लॉक के अंदर चेंज हो गई है, a की 20 और b की 10। अब आफ्टर इन मेन फंक्शन, अगेन इन मेन फंक्शन द वैल्यू इज a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट है वो रिफ्लेक्टेड वाला ही आया है,
मेन के अंदर आफ्टर कॉलिंग बिलो द कॉलिंग फंक्शन, जो कि रिफ्लेक्ट वाला वैल्यू है, यानी कि ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो कॉपी हो गई एक्चुअल आर्गुमेंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर जैसे नाम से क्लियर है, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर स्टोर कर लिया है तो वो उसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर किए रहेगा। अगर उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, चेंजेबल नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो कि एक बार किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस स्टोर कर लेता है, उसके बाद वो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के का एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएगा। उसको हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर का टाइप देंगे एस्ट्रिक और ये कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे और पॉइंटर का नाम इस तरह से आप देख सकते हैं इंट एस्ट्रिक कॉन्स्ट और ये ptr। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मेन फंक्शन ले लिया, दो वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, var1 var2 3 and 4 वैल्यू दे दिया उसमें। अब हम एक कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये स्टार ptr ना लिख के स्टार कॉन्स्ट ptr लिखेंगे हम, कॉन्स्ट वर्ड कीवर्ड यूज करेंगे, इज इक्वल टू m% वेरिएबल 1। तो वेरिएबल 1 का एड्रेस हम इस कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस ptr को हम दूसरी वैल्यू का, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करने जा रहे हैं। तो ptr इज इक्वल टू m% वेरिएबल 2, वेरिएबल 2 का एड्रेस अब यहाँ पे हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो देखेंगे आउटपुट क्या आता है, प्रिंट है %d एस्ट्रिक ptr। यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, एस्ट्रिक लग गया, मतलब उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखे एड्रेस के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ptr में वैल्यू है, क्या वैल्यू है, एड्रेस, एड्रेस के अंदर रखे वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो दोनों में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अगर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ देंगे तो वैल्यू 3 ही आएगी। अब यहाँ पे प्रिंट कराने पे चूंकि ये ptr अब इसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है जो कि इनवैलिड होगा क्योंकि हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे एरर शो होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एरर मैसेज शो होगा इन फंक्शन मेन एरर असाइनिंग ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ptr। चूंकि ये कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है इसलिए रीड ओनली बन गया है। तो एक बार जिसके लिए एड्रेस असाइन हो गया उसी की वो ही प्रिंट कर पाएगा, दूसरे को नहीं। तो कांस्टेंट पॉइंटर मतलब एक ही वेरिएबल का एड्रेस वो स्टोर कर पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस। पॉइंटर के एडवांटेजेस आप देख लीजिए। पॉइंटर इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशंस। Pointer provide efficient way for accessing the elements of array. Pointer are used for dynamic memory allocation, very useful for dynamic memory allocation such as well as deallocation also. मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने में और डीएलोकेट करने में बहुत ही यूजफुल है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर जो है कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, इसको हैंडल करने के लिए, इसको फॉर्मेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिए। पॉइंटर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने में, चाहे वो प्रोग्रामर हो चाहे नॉर्मल यूजर्स हों, दोनों के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट नॉर्मली जनरली इजी से समझ में ही नहीं आता है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं, जस्ट लाइक मेमोरी करप्शन, सेगमेंटेशन फॉल्ट, मेमोरी लोकेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इस तरह से। इफ एन इनकरेक्ट वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू अ पॉइंटर इट मे कॉज पॉइंटर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एड्रेसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जो किन्हीं एड्रेसेस को पॉइंट किया हुआ है जो कि लॉन्ग टाइम से यूजेबल नहीं है। दैट मीन्स मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम मेमोरी लीकेज की आती है। एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायर होती है पॉइंटर वेरिएबल को अलग से स्टोर करने के लिए। एड्रेसेस को आप नॉर्मली भी हैंडल कर सकते हैं M% ऑपरेटर के थ्रू, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी को
ऑक्यूपाई करने के लिए मेमोरी वेस्ट होती है। एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट नहीं कहा जा सकता है, बट एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा स्लोअर काम करता है। पॉइंटर्स आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन द वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल्स। तो इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को आई होप जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप और भी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।